नमस्कार दोस्तों, मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में। आज हम लोग जो है इस वीडियो में अभी लेटेस्ट आई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि अभी जो है 10 अक्टूबर को जो है वेल्थ हंगर लाइफ ने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट दिया है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज आई है विद वैल्यू 27.3। अगर वही बात किया जाए, आप लोग देखे होंगे लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट पब्लिश होती है। हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो उसमें आप लोग देखे हो अभी 6 to 9 अक्टूबर मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी 9 अक्टूबर को रिलीज हुई है, जिसमें डिफरेंट पॉलिसी रेट्स में क्या चेंजेस हैं कि एज इट इज सेम रखा गया है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग हंगर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें आप लोग देख सकते हो जो है 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 10 अक्टूबर को रिलीज हुआ है, जिसमें आप लोग देखोगे इसको जो पब्लिश करने वाली जो एजेंसी है वेल्थ हंगर लाइफ जो पब्लिश करती है, जर्मन एड एजेंसी है, ठीक है। इसमें इसकी जो वैल्यूज लिया जाता है वो 0 to 100 के बीच में लाई करती है। 0 का मतलब होता है कि आपका बेस्ट कंडीशन है। बेस्ट कंडीशन का मतलब जीरो हंगर, जीरो हंगर, ठीक है। 100 क्या होता है, आपका वर्स्ट कंडीशन होता है, सबसे जो होता है बैड कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है हंगर होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हो, अभी 10 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। आगे हम लोग जो है हंगर इंडेक्स में कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और उन फैक्टर्स की क्या वेटेज है। जब वेल्थ हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है तो कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, इंडिया के रिस्पेक्ट में डिफरेंट फैक्टर्स की क्या वैल्यूज रही है, किस वैल्यूज की बेसिस पे आप लोग देखे हो कि इंडिया की जो वैल्यूज आई है 27.3 आई है, जो कि एक सीरियस कंडीशन के लिए है। तो जो हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो वैल्यूज लाई करती है उसकी कितने इंटरवल्स हैं, आप लोग देखोगे एक लो होता है, एक मॉडरेट होता है, एक सीरियस होता है, एक वर्स्ट होता है। तो उसी के बारे में हम लोग जो है सीखेंगे, जानेंगे। तो आप लोग इसमें देख सकते हो इंडिया की रैंक जो है 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज में आई है। इंडिया रैंक इज 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज with having scored 27.3 in the 2024 global hunger index. India has a hunger that is a serious condition। क्या है, सीरियस का है। इसके बारे में आप लोग हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो तो हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हो। ये कंप्लीट पीपीटी को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जैसे वीडियो यूट्यूब पे अभी तुरंत इमीडिएट अपलोड किया जाएगा, उसकी जस्ट बाद जो है इसका पीपीटी का पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल आप लोग देख सकते हो, यूट्यूब के चैनल का लिंक आप लोगों का ये है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को ये दिख रहा होगा। बाकी इकोनॉमिक इक्वलाइजर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पेड बैच भी स्टार्ट कर चुका है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो आप लोग जुड़ सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। पेड बैचेज आप लोगों की एनटीए, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी लेक्चरर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देख सकते हो इन 4 जो फैक्टर्स को इंक्लूड करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। और इंडिया की जो वैल्यूज एलोकेट की गई है कि अंडर नरिशमेंट की वैल्यूज क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग का क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग का क्या है, चाइल्ड मोर्टालिटी का क्या है, इन 4 फैक्टर्स को इंक्लूड करके जीएचआई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। और आप लोग यहाँ देख सकते हो इसका वेटेज 1/3 है, 1/6 है, 1/6 है, 1/3 है, या इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो 1/3 का मतलब इसको आप लोग 33% में लेना है, 33 ले सकते हो, या फिर 1/3 लिख सकते हो। चाइल्ड स्टंटिंग का इसका वेटेज जो है आप लोग 16.5 लिख सकते हो, या फिर इसको 1/6 ले सकते हो। इसका भी वेटेज चाइल्ड वेस्टिंग का भी ले सकते हो आप लोग 16.5% और 1/6। चाइल्ड मोर्टालिटी का भी वेटेज आप लोग जो है 33% और 1/6। ये सबको आप लोग ऐड करोगे या फिर 1 आएगा या फिर 100% आएगा, ठीक है।
अब आप लोग अंडर नरिशमेंट क्या होता है, ये अल्प अल्प पोषित होते हैं, इनको खाने के लिए उतनी जो है जो चाहिए इनको जैसा कैलोरीज इनटेक है, ये क्या है, इनको सफिशिएंट कैलोरी इनटेक नहीं मिल पाता है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग में आप लोग देखोगे कि उनका बौनापन है, मतलब उनकी हाइट जो है बढ़ नहीं रही है, उसके रीजंस क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है। चाइल्ड वेस्टिंग में जो है बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू हम लोग चाइल्ड वेस्टिंग कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो है आपका वेट क्या है, आपको आपके वेट को आपकी बॉडी आपकी हाइट से डिवाइड करके बीएमआई, आप लोगों ने बीएमआई पढ़ा होगा, बॉडी मास इंडेक्स, जो कि आपका वेट, मान लो आपका वेट 70 केजी है और आपकी हाइट 1.7 मीटर है, तो इससे डिवाइड करके इसकी वैल्यूज होती है 25 के बिलो है, 25 है, 25 के अबव है, तो उसको क्या कंसिडर किया जाता है, आप जो है मेल न्यूट्रिटेड हो या आपका हेल्थ सही, आपका जो है आपका वेट सही है अकॉर्डिंग टू योर हाइट, तो इसी बेसिस पे बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट को ये रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड मोर्टालिटी जो है आपका, बच्चे जन्म लेते हैं तो 5 साल के अंदर उनके कितने बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, तो चाइल्ड मोर्टालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग देख सकते हो ये फैक्टर्स, ये जो वैल्यूज आई है 27.3, इंडिया की कंडीशंस क्या है, सीरियस है, इंडिया के कंडीशंस इसको सीरियस में रखा गया है, इसको आप लोग देख सकते हो, ये सीरियस है, ये लो है, बिलो 9.9 है। बिलो 9.9 कहने का मतलब है अगर आपका हंगर इंडेक्स का जीएचआई का जो वैल्यूज है बिलो 9.9 है, तो आप वहां पे हंगर जीरो है या हंगर है ही नहीं, बहुत कम है, ये मॉडरेट में कंसिडर किया जाता है। अगर जीएचआई की वैल्यू 10 to 19.9 में लाई करती है तो ये मॉडरेट आपका जीएचआई मॉडरेट हंगर है, वहां पे कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर वैल्यूज 20 to 34.9 में अगर आपकी आती है, जैसे कि इंडिया की 27.3 आ रही है, तो ये सीरियस कंडीशन है, सीरियस कंडीशन है, ठीक है। और ये अलार्मिंग है, 35 to 49.9 में आ रहा है तो अलार्मिंग है, ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है। इसको आप लोग, आपकी अगर जीएचआई की वैल्यू एबव 50 आ रही है तो ये सबसे खराब कंडीशन है, सबसे ज्यादा हंगर है वहां पे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। बाकी अंडर नरिशमेंट क्या होता है इसको आप लोग पढ़ सकते हो। द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक 13, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसकी वैल्यू 13.7 है। पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड, 13.7% पॉपुलेशन जो जनसंख्या क्या है, अंडर नरिश्ड है या फिर अल्प पोषित है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, जो है जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनकी जो है हाइट जो है, उनकी वेट जो है हाइट फॉर देयर एज, चिल्ड्रन अंडर 5 हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, अपने एज के अकॉर्डिंग, जो इस एज में 5 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उसमें जो उनके एज के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल एक रेंज होता है हाइट का, उससे उनकी कम होती है, उसको चाइल्ड स्टंटिंग के थ्रू उसको कंसिडर किया जाता है, काउंट किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, इसमें इंडिया के रिस्पेक्ट में आप लोग देखोगे तो इसकी वैल्यू 35.5 आई है, ठीक है। अब हम लोग जो है चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी के बारे में जान जाएंगे। चाइल्ड मोर्टालिटी क्या होता है, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है, इसमें आपका जो वेट है उसको आपको आपके हाइट से डिवाइड की जाती है, तो उससे आपका चाइल्ड वेस्टिंग पता चलता है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में आप लोग देखोगे तो चाइल्ड वेस्टिंग की वैल्यूज है 18.7, चिल्ड्रन अंडर द 5 आर वेस्टेड, ठीक है। इसमें आप लोग इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। चाइल्ड मोर्टालिटी क्या होती है, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, वे बच्चे जो अपने 5वें जन्मदिन को सेलिब्रेट करने से 5th बर्थडे को सेलिब्रेट करने से पहले क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, उनको चाइल्ड मोर्टालिटी में उनको उसको कहा जाता है। रिफ्लेक्टिंग द फटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट, इंडिया के रिस्पेक्ट में जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है तो उसमें जो चाइल्ड मोर्टालिटी की वैल्यू है 2.9 है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब हम लोग जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जानेंगे, जो अभी आप लोग देखे हो कि 5th इस ईयर का, जैसे कि कैलेंडर 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आती है। जो फर्स्ट आई थी इस साल की फरवरी में आई थी, सेकेंड अप्रैल में आई थी, फिर आपका जो है जून में आई थी, फिर आपका अगस्त में आया था, फिर अक्टूबर में आया है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो दिसंबर में होगा, जिसके लिए 4 to 6 ऑफ
6 दिसंबर जो है 4 से 6 दिसंबर के बीच में डेट जो है प्रपोज किया गया है। तो ये आप लोग देखो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें आप लोग नोट कर सकते हो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इसमें आप लोग नोट कर सकते हो। सेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर को निर्धारित करने के लिए, एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति की दर को निर्धारित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मुद्रास्फीति का जो दर होता है, परसेंटेज होता है, मुद्रास्फीति जो होती है उसको उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट अपना पब्लिश करती है। उसके लिए कौन सी पॉलिसी यूज कर रही है, कौन सा रेट पॉलिसी रेट्स यूज कर रही है, ठीक है। दूसरा आप लोग नोट कर सकते हो टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता को निर्धारित करने के लिए, उसको उसको बतलाने के लिए, उसको बताने के लिए क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आती है। तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, आर्थिक उन्नति स्थिरता के साथ कैसे हो पा रही है इकोनॉमी में, उसके लिए होती है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। अब मीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि बाई मंथली होता है, फरवरी में आया था, ठीक है, फिर अप्रैल में हुआ था, फिर आपका जून में हुआ था थर्ड, फिर उसके बाद आपका अगस्त में हुआ था, ठीक है, फिर अभी अक्टूबर में हुआ है, 6 to 9 अक्टूबर के बीच में ये हुआ है। जो इसका लास्ट होगा इस कैलेंडर ईयर का, वो आपका होगा 4 to 6 दिसंबर 2024 के बीच में इस ईयर का लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आएगी। बाई मंथली होती है, हर 2 महीने पे आता है। एमपीसी कंपोजिशन, इसमें कहा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंपोजिशन में आपके जो है कौन कौन से इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, किनको इंक्लूड किया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग नोट कर सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी का जो कंपोजिशन होता है, इसमें आपके होते हैं आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। दूसरा कौन होता है, आपके डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। थर्ड आपका जो है आरबीआई ऑफिसर्स होते हैं, आरबीआई ऑफिसर होते हैं, जो वर्किंग कमिटी होती है उसके आरबीआई ऑफिसर होते हैं। तो और इसमें 4th 5th 6th जो होते हैं ये होते हैं अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग जान रहे हो कि आरबीआई के गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास जी हैं, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। एक आपका आरबीआई का गवर्नर होता है, दूसरा डेप्यूटी गवर्नर होता है, तीसरा जो होता है आरबीआई का ही क्या होता है, ऑफिसर होता है। तो ये 6 मेंबर्स मिलके जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिपोर्ट को डिटरमाइन करते हैं, उसको बताते हैं, उसका ब्यौरा देते हैं। जो अभी आप लोग देखे हो 9 अक्टूबर को रिलीज हुआ है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि क्या क्या पॉलिसी रेट्स क्या क्या रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हो। पॉलिसी रेट की बात किया जाए तो इसमें आप लोग देखोगे कि जो है रेपो रेट जो है 6.50% रखा गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को 6.25% रखा गया है, एमएसएफ को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज को 6.75 रखा गया है, बैंक रेट को 6.75% रखा गया है, फिक्स रिवर्स रेपो रेट को 3.35% रखा गया है, सीआरआर को 4.50% रखा गया है, एसएलआर को 18% रखा गया है। अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है कि ये पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है, एसडीएफ क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग पहले ये जान लो, ये सब जो है एक आप लोगों का मॉनेटरी पॉलिसी क्या है,
टूल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। यूजेस बाय सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो होता है इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, ये टूल्स का यूज करके इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है, लिक्विडिटी का इंजेक्शन करती है, लिक्विडिटी को विड्रॉ करती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को स्टेबल बनाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करती है, ठीक है। तो ये टारगेट होता है। अब हम लोग जानेंगे कि पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा डिटेल में नोट भी कर सकते हो, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। हम लोग जानते हैं पॉलिसी रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसडीएफ क्या होता है, आपका जो है एमएसएफ क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। तो हम लोग धीरे बारी बारी करके एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इसको आप लोग चाहो तो नोट भी कर सकते हो। जो रेपो रेट होता है वो रेट होता है जिसपे कि क्या करता है, आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक जो होता है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म बोरोइंग देता है, ओवरनाइट के लिए देता है, तो उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। अब इसके बाद आप लोग देखोगे दूसरा क्या है, जो कि हम लोग जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक साथ आते हैं, तो इसको हम लोग जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में पहले जान लेते हैं। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो है कमर्शियल बैंक बोरोइंग लेते हैं सेंट्रल बैंक से, यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स द रेट एट विच वो रेट जो होता है, ये भी क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक टू टेक्स बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। और इसको आप लोग एक चीज नोट कर सकते हो कि जो आपका रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करता है। इसको आप लोग नोट कर सकते हो। मतलब रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो रिवर्स रेपो रेट भी इंक्रीज होगा, रेपो रेट डिक्रीज हो रहा है तो रिवर्स रेपो रेट भी डिक्रीज होगा। तो ये क्या होता है, एक ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। रिवर्स रेपो रेट में आपका क्या होता है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक टेक्स बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। हमारे वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब ओवरनाइट के लिए लेता है, ठीक है, एक दिन के लिए लेता है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। दूसरा हम लोग का क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में जान लेते हैं। एसडीएफ क्या होता है, द रेट एट विच
ये क्या होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है कि वह रेट होता है जिसपे आपका जो है कमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको पार्क कर देते हैं कहाँ पे, केंद्रीय बैंक के पास, आरबीआई के पास। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर एक्सेस लिक्विडिटी टू द, क्या होता है इकोनॉमी में मनी जो का फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। लिक्विडिटी ज्यादा है तो उसको विड्रॉ करने के लिए किया जाता है। ये सब पॉलिसी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं जो कि आरबीआई क्या करती है, यूज करती है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, तो इसमें जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो एक्सेस कैपेसिटी को पार कर देते हैं कहाँ पे, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग देखोगे, नेक्स्ट इसमें क्या था, बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट में आप लोग नोट कर सकते हो द रेट एट विच, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोग पॉलिसी रेपो रेट है सेम एज बैंक रेट है, लेकिन बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसमें आप लोग नोट कर सकते हो the rate at which द रेट एट विच, जो आप वो रेट जिसपे सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म बोरिंग प्रोवाइड कराता है, ये इसकी जो डेज होता है लॉन्ग टर्म की बात किया जाता है तो ये 91 डेज या उससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जबकि आपका रेपो रेट में देखिए, पॉलिसी रेपो रेट में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ओवरनाइट के लिए होता है। बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जिसकी आप लोगों का जो वैलिड टाइम जो लोकेट हुआ है इसके लिए वो 91 डेज या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब हम लोगों ने रेपो रेट, पॉलिसी रेपो रेट के बारे में जान लिया, रिवर्स रेपो रेट के बारे में जान लिया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में जान लिया। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, आप लोग का जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, एमएसएफ जो होता है, एमएसएफ जो होता है, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है। ये क्या होता है, इसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग देख रहे हो ज्यादा है। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज में आपको क्या होता है, कोलेट्रल रखना होता है। the rate at which RBI provides short term borrowing to the commercial bank, ये ओवरनाइट बेसिस पे होता है। इस रेट, इसमें आपको क्या होता है, एसडीएफ में आपको किसी तरीके का कोई कोलेट्रल नहीं प्रोवाइड करना होता था, लेकिन एमएसएफ में आपको कोलेट्रल रखना होता है, गिरवी रखना होता है कुछ, कहाँ पे, सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। तो आप लोग वैसे उसको एमएसएफ को नोट कर सकते हो, एमएसएफ का रेट कितना है, 6.75 है। और एमएसएफ में आप लोगों को, हम लोगों ने जाना कि ये क्या होता है, ओवरनाइट बेसिस पे क्या होता है, आरबीआई प्रोवाइड करती है बोरोइंग किसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एमएसएफ। इमरजेंसी के लिए ये क्या है, इमरजेंसी बेसिस पे लैंडिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, इमरजेंसी बेसिस लैंडिंग, लैंडिंग है ये। ठीक है, इमरजेंसी पे जब कमर्शियल बैंक के पास किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल इशू आ जाता है तो ओवरनाइट बेसिस पे, जो कि एमएसएफ होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई जो होती है, सेंट्रल बैंक जो होती है, वो कमर्शियल बैंक को बोरोइंग प्रोवाइड कराती है। और यहाँ इसमें एमएसएफ में कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास कुछ कोलेटरल रखना होता है। ठीक है, सिक्योरिटी के टाइप में कुछ कोलेटरल रखना होता है। ये कोलेटरल आपका जो है कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग देख रहे हो 6.75 है, ये हाई होता है, तो ये आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बताता है। अब हम लोगों ने जो है पॉलिसी रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एमएसएफ, बैंक रेट,
और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट। और अब हम लोग को सीआरआर और एसएलआर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ये लास्ट है। फिर उसके बाद जो है हम लोग आने वाले टाइम में, अभी आप लोग देख रहे हो नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में सबको मिला हुआ, लिटरेचर में मिला है। हो सकता है अभी आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे इकोनॉमिक्स में भी जो है नोबेल प्राइज मिलेगा, तो उसको मैं आप लोगों के सामने एक वीडियोज लेके आऊंगा। बाकी हम लोग एनटीए नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ही रहे हैं। आधे क्वेश्चन हम लोगों ने नियर अबाउट 45 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, और बाकी हम लोग जो है आने वाले टाइम में भी बहुत ही जल्दी सी वीक में आप लोगों को कंप्लीट 90 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ पूरा एनटीए नेट जेआरएफ अगस्त वाले सेशन का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी उसके बाद हम लोग जो है जून में जो पेपर कैंसिल हुआ था उस पेपर को भी विद एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वलाइजर प्रोवाइड करा देगा। अब आप लोग देखोगे सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इसमें आप लोग देखोगे जो कमर्शियल बैंक होते हैं अपने एनटीडीएल का, एनटीडीएल मतलब नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, the rate CRR is cash reserve ratio is the ratio the commercial बैंक जो होते हैं अपने एनटीडीएल का नेट टाइम डिमांड लायबिलिटीज का एक सर्टेन परसेंटेज जो है क्या करते हैं अपने पास रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। सीआरआर जो होता है कैश रिजर्व रेशियो जो होता है उसमें आप लोग देखोगे कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, सीआरआर जो होता है उसका सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखते हैं। सीआरआर अपने पास कैश रिजर्व रेशियो में जो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं, मान लो कोई कमर्शियल बैंक है उसका एनटीडीएल, एनटीडीएल जो है उसका 100 करोड़ है, उसकी जो है नेट टाइम डिमांड लायबिलिटीज है कमर्शियल बैंक का वो एनटीडीएल 100 करोड़ है, तो आप लोग देखोगे सीआरआर का जो रेट है वो 4% है। तो मतलब 4 करोड़ जो है बैंक जो है अपने पास रखेगा, वो 96 करोड़ ही क्या करेगा लोगों को बोरविंग लोन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। 96 करोड़, 4 करोड़ उसके पास सीआरआर जो होता है वो रेट होता है जिसमें के थ्रू कमर्शियल बैंक अपने एनटीडीएल का जो है परसेंटेज अपने पास रखते हैं, ठीक है। इसको 4 करोड़ रुपीज जो होता है कैश फॉर्म में रखते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। आपका एसएलआर क्या हो जाएगा, एसएलआर में आप लोग देखोगे एसएलआर में भी सेम होता है, इसका परसेंटेज जो होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या करते हैं कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जिसको आप लोग देखोगे 18.50% है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में जैसे स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर बॉन्ड फॉर्म में इतने परसेंटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखते हैं। एसएलआर जो था अपने एनटीडीएल का जो कमर्शियल बैंक होते हैं अपने जितनी भी उनकी डिमांड होती है, जैसे मान लो उनकी जो है एनटीडीएल जो है कमर्शियल बैंक का 100 करोड़ है, तो इसका 18.5 करोड़ रुपीज जो होता है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड के रूप में रखेगा कमर्शियल बैंक, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म के रूप में उस लेवल में उस जो होता है सिक्योरिटीज में अपने एनटीडीएल का एक पोर्शन एक परसेंटेज क्या करेगा रखेगा, जिससे कि कोई भी क्राइसिस आए तो उस क्राइसिस में ये उसको हेल्प कर सके। इसलिए ये पॉलिसी रेट्स, डिफरेंट पॉलिसी रेट्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बता दिया गया जिससे कि आप लोगों का कंसेप्ट एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो आप हम लोग जो है इसके बारे में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट का जो अभी लेटेस्ट आया उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। जितनी भी पॉलिसी रेट्स हैं आप लोग देखिए वो चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं। और बाकी हम लोगों ने जो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट 2024 का जो 10 अक्टूबर को रिलीज हुआ है उसके बारे में जान लिया, जो कि इंडिया की 2023 की बात की जाए तो उसमें इंडिया की रैंक 111 थी आउट ऑफ 125 कंट्रीज, लेकिन इस बार जो भी आया है इसमें देखिए वो आप लोग 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज है, जिसकी वैल्यूज है 27.3 है। और आप लोग देख रहे हो कंडीशन सीरियस है। तो हम लोग आने वाले टाइम में अभी जितने भी इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगा आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वलाइजर प्रोवाइड कराएगा।
और बाकी हम लोग 15 अक्टूबर से जो है यूपीएचएससी के लिए रेगुलर क्लास स्टार्ट हो रहा है। जो लोग आप लोगों में से इंटरेस्टेड हो वो आप लोग जो है दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और कंप्लीट डिटेल फी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स जो होता है यूट्यूब चैनल आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वलाइजर पे कंप्लीट फी डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स सब